कि अंदर से सीट के पास कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है। जेली सीट मैनेजमेंट अभी एक नई प्रॉब्लम है, जिसके मैनेजमेंट के कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट ये भी है, तो पॉलीअमीन्स और नैनो फर्टिलाइजर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी इसका कोई क्लियर कट रिजल्ट नहीं निकला है कि हम आपको बता सकें, लेकिन ये कि एक इमर्जिंग प्रॉब्लम यही है। जैसे अभी तक मैंगो में नेशनल प्रॉब्लम यही थी, स्पंजी टिश्यू, अल्टरनेट बियरिंग, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स थी। हाँ, ब्लैक टिप, फ्रूट क्रैकिंग, ये सब है। वैसे जेली सीड फॉर्मेशन इन मैंगो भी एक नई प्रॉब्लम है। वैरायटी है। हाँ, प्लांट सेम टाइम है, सेम टाइप ऑफ सॉइल है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस ये है कि ये पॉलीइम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ हैं। पॉलीइम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ वो होती हैं जो रूट स्टॉक के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, और नॉर्मली ये डॉर्फ होती हैं। कई बार इसमें साल्ट स्ट्रेस भी सह लेती है। ये पॉलीइम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ का ब्लॉक है हमारा। इसमें कोई भी पेड़ दूसरे पेड़ से टच नहीं किया है। बाकी आप पीछे देखो, सारे पेड़ टच कर चुके हैं, सब इसकी डबल हाइट गेन कर चुके हैं। तो पॉलीइम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ मैंगो की कौन कौन सी हैं? वेरी गुड, कौन बोला? एक और कोई नहीं, कही है, गोवा है, कुरुक्कुन है, मूल गोवा नहीं, गोवा है, ठीक है। गोवा, कुरुक्कुन, ओलूर, ये सब पॉलीइम्ब्रियोनिक वेराइटीज हैं। पॉलीइम्ब्रियोनिक क्यों कहते हैं इसको? हाँ हाँ, एक सीड में नॉर्मली एक बीज बोते हैं। जैसे दशहरी खा के अगर फेंकोगे, एक बीज से एक ही पौधा तैयार होगा। ये मोनोइम्ब्रियोनिक वेराइटीज है। यानी कि जो भी वैरायटीज हम खाते हैं, ये मोनोइम्ब्रियोनिक वेराइटीज हैं। दशहरी, लंगड़ा, चौसा, मल्लिका, आम्रपाली, फजली, जो भी खाते हैं सब मोनोइम्ब्रियोनिक वेराइटीज हैं, क्योंकि एक सीड से एक ही पौधा तैयार होता है। ये पॉलीइम्ब्रियोनिक वेराइटीज हैं, यानी कि एक सीड हम सोइंग करेंगे, इसमें 4-5 पौधे जमेंगे, सीड में 4-5 जमेंगे, और सब वो क्लोनल होते हैं, यानी कि सब में यूनिफॉर्मिटी रहती है। उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सेक्सुअल है, कौन एसेक्सुअल है? तो उसमें जो फास्ट ग्रोइंग है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और रूट स्टॉक ले आते हैं। जो बाकी छोटे छोटे 4-5 होते हैं, वो सब इसमें पॉलीइम्ब्रियोनिक होते हैं। तो ये पॉलीइम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ का ब्लॉक है, ये आपको पता रहना चाहिए। बस यही दिखाने वहाँ से यहाँ तक लाए, बाकी इधर मुड़ जाते हैं आगे। तो इस तरह की जो भी फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, उसमें जो भी डेड टाइप की ब्रांचेज हैं, उनको इमीडिएट काट के हटाना होता है। अगर नहीं हटाएंगे तो इन्फेस्टेशन होगा, फिर धीरे समस्या बढ़ेगी, ये होस्ट का काम करेगा, यहीं पे मल्टीप्लाई होगा, फिर पूरे पेड़ में फैलेगा। इसलिए इमीडिएट काट के हटा देना चाहिए। हम लोग भी काट के हटाते हैं, कभी कभी रह जाता है, काट के हटा देना चाहिए। और कॉपर का, अभी जैसे बरसात के बाद हम लोग इसमें कॉपर का स्प्रे करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फंगस है, हाँ, COC, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड है, उसका स्प्रे कर देना चाहिए। उससे करने से ये होता है कि जो भी फंगस है ये खत्म होता है, और लीव्स को कॉपर भी मिल जाता है, कॉपर एलिमेंट एज एलिमेंट मिल जाता है। ये मल्लिका और आम्रपाली, इसके जो ब्रीडर थे डॉक्टर RN सिंह, IRI दिल्ली पूसा में, उन्होंने कहा था कि आम के पौधों को हम सघन बागवानी में 2.5 x 2.5 मीटर, यानी कि पौधे से पौधा 2.5 मीटर और लाइन से लाइन 2.5 मीटर करके 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम लोगों ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने बहुत पहले किया था, एक लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट था सर, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाँ, इसमें आम के पौधों को हम लोगों ने सारी दूरियों पर लगा के देखा। 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर, 2.5 इंटू 5 मीटर, देन 5 मीटर इंटू 5 मीटर, देन 5 इंटू 7.5 मीटर, 7.5 इंटू 7.5, 10 इंटू 10, सारी स्पेसिंग यहाँ से वहाँ तक लॉन्ग टर्म में लगाया है हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग को रिजल्ट मिले, उसमें ये मिला कि मैंगो की वैरायटी को अगर हम 2.5 इंटू 2.5 मीटर पर लगाते हैं, तो जो प्रोडक्टिविटी है केवल 11 या 12 साल तक ही आपको मिलेगी, उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। इस पर हम लोगों ने बहुत कोशिश कर ली। ये 2.5 इंटू 2.5 मीटर पे लगे हुए थे पौधे। इसके बाद इसमें हम लोग ने हर तरह की प्रूनिंग कर ली, हर तरह के केमिकल्स दे लिए, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी रीगेन नहीं कर पाए। हम लोग का जो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको मैंगो की हाई डेंसिटी करनी है, तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी तो नहीं कर सकते हैं, कि मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग, दैट इज 5 इंटू 5 मीटर, प्लांट टू प्लांट 5 मीटर, रो टू रो 5 मीटर, यदि वो करते हैं
तो हम सस्टेन कर ले जाते हैं। बहुत क्लोज करने से 11-12 साल तक बहुत अच्छी यील्ड आएगी, ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन कर जाएगा। और हम कभी मैंगो की ऑर्चर्डिंग जो होती है 11 या 12 साल के लिए नहीं करते हैं। हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन होता है 50 साल, 80 साल, 100 साल का। तो इसलिए ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी 2.5 × 2.5 मीटर मैंगो में नॉर्थ इंडियन कंडीशन में सजेस्टेड नहीं है हम लोग के रिसर्च के बेसिस पे। कई जगहों पे किया जाता है। 2 जगह से सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। एक आ रही है जैन इरीगेशन सिस्टम ने महाराष्ट्र तमिलनाडु में किया हुआ है, और दूसरा एक है रिलायंस वालों ने गुजरात में किया हुआ है। तो उन लोगों ने किया हुआ है, तो उनके साथ कंडीशन ये है कि वो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से सैंडी सॉइल में कर रहे हैं। जैसे रिलायंस वाले गुजरात में जो काम कर रहे हैं वो सैंडी सॉइल में कर रहे हैं, जहाँ ज़मीन में कोई अपना दम नहीं है। उनको ड्रिप फर्टिगेशन सिस्टम से जितना प्लांट्स को दिया जाता है उतना ले रहे हैं, उतनी ग्रोथ कर रहे हैं। तो वो लोग ग्रोथ कंट्रोल कर लेते हैं। नॉर्थ इंडियन कंडीशन में प्लांट्स को लगा देने के बाद ग्रोथ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सॉइल्स बहुत फर्टाइल हैं। रूट जोन एक बार डीपली जब स्टेब्लिश हो जाता है तो प्लांट अपने आप भागता रहता है। फिर उसको हम कितना भी कट करें, प्लांट की टेंडेंसी होती है अपने साइज को रीगेन करने के लिए ऊपर भागता रहता है। तो प्रूनिंग करके हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल्चरल प्रैक्टिस से हम लोग का रिकमेंडेशन है कि 5 × 5 मीटर पे करके ही हम लोग हाई डेंसिटी करें। उससे पहले करना या उससे कम कराना लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद नहीं है। शॉर्ट टर्म यानी 11-12 साल तक के लिए आपको दे सकता है। दूसरे टच नहीं कर रहे हैं, कैनोपी भी बहुत नीचे है, सब हेल्दी भी दिख रहा है, एक आइडियल कैनोपी दिख रही है। तो इसमें ऐसा है कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये भी वैसे ही जंगल जैसा था। हम लोगों ने जो आम की टेक्नोलॉजी डेवलप की है, रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव मैंगो ऑर्चर्ड्स, ठीक है। अभी कहाँ पढ़ाया? अभी इंट्रोडक्टरी हुआ था। किसने दिया? शुक्ला जी ने। फर्स्ट क्लास में दिसंबर दयाल सर। तो ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव मैंगो ऑर्चर्ड्स का रिजुविनेशन ये हम लोगों ने ईयर 2000 में स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट। पहले इस एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने फार्मर्स फील्ड पे किया था। देखो प्रॉब्लम ये होती है, आपके बिहार में भी इस टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हम लोग बिहार में कई जगह हम लोग जाके इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया है। वहाँ समस्तीपुर के पास कृषि विज्ञान केंद्र, बिरौली कई जगह हम गए हैं, तो वहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है। इस टेक्नोलॉजी की नीड क्या थी, कैसे हम यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा समय देंगे। मैंगो की जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एक है इंडिया का, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, उसके जो आप डाटाबेस देखोगे उसमें मैंगो की जो प्रोडक्टिविटी आती है 6 टन पर हेक्टेयर, 7 टन पर हेक्टेयर और 8 टन पर हेक्टेयर मैक्सिमम। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देखो होगा, कभी 6.5 टन पर हेक्टेयर, कभी 7.1 टन पर हेक्टेयर, कभी 8.1 टन पर हेक्टेयर। तो मतलब 6 से 8 टन पर हेक्टेयर के बीच में ही रहती है मैंगो की प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ टन पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी। तो मैंजीफेरा इंडिका यानी कि जिस फल की उत्पत्ति इंडिया में हुई, फलों का राजा यहाँ कहा जाता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी 7 से 8 टन, मैक्सिमम 8 टन पर हेक्टेयर नेशनल एवरेज प्रोडक्टिविटी है। यही आम जब इजराइल या ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया में लगाया जाता है तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी आती है 20 टन, 22 टन, 25 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। हाँ, कई जगहों पे ऐसा है। तो हमारे यहाँ पे जहाँ फलों का राजा है और बहुत बड़ा बड़ा नाम हम लोग लेते हैं, वहाँ पे इसकी हालत ये है। और यहीं से फल दूसरे देशों में गया, वहाँ पर उन्होंने प्रोडक्टिविटी तिहाई कैसे कर ली। तो इसको जानने के लिए हम लोगों ने कई लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले हमने ये जानना चाहा कि इंडिया में मैंगो की प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, कम क्यों है, तो उसको दूर कैसे किया जाए। तो कम क्यों है ये तो हम लोग को पता चला। कम क्यों है इसका ये रीज़न पता चला कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम प्लांटेशन जो है मैंगो के ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं। मैक्सिमम का मतलब करीब 40% ऑर्चर्ड्स इंडिया के ऐसे हैं जो ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं, और वो बाग नहीं, वो जंगल हो चुके हैं। जैसे कि बाग और जंगल में डिफरेंस होता है। बाग ये होता है, ये है बाग जहाँ पे हम क्लियर कट देख रहे हैं, और जंगल वो होता है कि जहाँ पे ऊंचे ऊंचे खड़े हो गए हैं, अभी आगे दिखेगा। हाँ, जंगल का मतलब आम के जंगल, उसमें पेड़ इतना ऊपर हो चुका है कि ऊपर के फल को हम तोड़ सकते हैं, ना स्प्रे कर सकते हैं, मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते हैं, और टोटल लकड़ी उसमें दिखती है। तो देश में करीब 40% ऑर्चर्ड्स ऐसे हो चुके हैं जो अनप्रोडक्टिव हो चुके थे। अब 40% एरिया अनप्रोडक्टिव है, लेकिन जब नेशनल एवरेज निकालेंगे तो एरिया काउंट होता है ना। एक रीज़न ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी कम क्यों है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे जो भी मैक्सिमम ऑर्चर्ड्स हैं वो ऐसी वेराइटीज़ के हैं जो अल्टरनेट बेयरिंग वाले हैं। नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम वेराइटीज़ हमारी ऐसी हैं, एक साल फल देती है, एक साल फल नहीं देती है। उसकी वजह से भी हमारा नेशनल एवरेज कम होता है। तीसरा प्रोडक्टिविटी कम होने का रीज़न ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं या जो भी हैं हमारे लोग,
रिकमेंडेड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का जो एक रिकमेंडेशंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हमारा ऑर्चर्ड धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हम बात करें तो एक एडल्ट ट्री को ऑन एन एवरेज लगभग 2.5 किलो यूरिया, लगभग 3 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 1.5 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास देना होता है, प्लस करीब 60 से 70 किलो या 1 कुंटल गोबर की सड़ी खाद। जरूरत पड़ने पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। एक जनरल रिकमेंडेशन है, लेकिन कोई भी फार्मर, पढ़ा लिखा फार्मर भी इसको फॉलो नहीं करता है। वो या तो केवल डीएपी दे देगा, केवल यूरिया दे देगा या केवल गोबर की खाद दे देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन एक रिकमेंडेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ का आईसीआर का उसको फॉलो नहीं करता है कोई। यदि इसको फॉलो करे तो भी हमारी प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू है, क्योंकि ऐसा है कि मैंगो में न्यूट्रिएंट रिमूवल होता है। जो भी फ्रूट ट्रीज हैं, फलों के थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करते हैं। एक पेड़ से अगर 1 कुंटल फल निकला तो उस 1 कुंटल फल के साथ फास्फोरस, पोटास, बोरान, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब निकला ना, तो न्यूट्रिएंट तो रिमूवल हुआ, लेकिन हमने न्यूट्रिएंट को सप्लीमेंट नहीं किया। तो कुछ समय तक तो प्रोडक्टिविटी चलती रहती है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे आपकी सॉइल कंडीशन है। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन ये आती है कि फिर प्लांट अनप्रोडक्टिव हो जाता है। एक रीजन ये भी है प्रोडक्टिव मैनेजमेंट की, एक पुअर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इस तरह से कई रीजन्स थे। तो हम लोगों ने जो इसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए किया, इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए 3 टेक्निक्स है हमारी। वैसे हमें थ्योरी में बोलना था, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, थ्योरी में दोबारा बोलूँगा तो आप लोग को रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी एक होती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में हम वो काम करते हैं जिसका जो किसानों को लाभ होता है पहले साल से मिलता है। यानी कि हम कुछ काम ऐसे करेंगे, इसी सीजन में करेंगे और इसी सीजन में 1 साल के भीतर उसको किसानों को प्रोडक्ट दिख जाएगा। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में ही आता है कैनोपी मैनेजमेंट। एक कैनोपी मैनेजमेंट होता है, तो उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म में सिर्फ कैनोपी मैनेजमेंट नहीं, इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का फोलियर इस पर करते हैं तो तुरंत हमें रिजल्ट दिख जाता है। या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कीड़ों को चलने से रोकते हैं, इसका भी हमें जो फर्स्ट ईयर से ही दिख जाता है क्या इसका प्रभाव है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका लाभ हमें 2 साल के गैप के बाद मिलता है। शुरू के 2 साल आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं दिखेगा, तीसरे साल से उसका फ़ायदा दिखता है। वो होता है रिजुविनेशन ऑफ ओल्ड एंड अनप्रोडक्टिव ऑर्चर्ड्स, जहाँ पे हम रिजुविनेशन का काम करते हैं। 2 साल तो गैप हो जाता है, 3rd ईयर से फार्मर्स को उसका लाभ मिलना शुरू होता है। रिजुविनेशन में भी हम लोग पूरी तगड़ी कटिंग करते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। और एक थर्ड हमारी स्ट्रेटजी होती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फलों को बढ़ाने की। उसमें ये होता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में ये होता है कि हम न्यू वेराइटीज़ के और न्यू प्लांटेशंस, यानी कि जो हमारी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हैं, अंबिका है, अरुणिका है आम में, या अमरूद में है श्वेता, धवल, लालिमा, इन वेराइटीज़ का नया प्लांटेशन करें और वो भी मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग में। जैसे मैंगो की न्यू प्लांटिंग अगर हम करते हैं तो 5वें साल से उसमें फल मिलना शुरू होता है। वैसे तो जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं पहले साल से फल देते हैं, लेकिन उसको हमें तोड़ना होगा, 2 साल तो तोड़ना ही तोड़ना होगा, तीसरे साल से हम फल ले सकते हैं। तो मीडियम डेंसिटी प्लांटिंग में अगर हम नई वैरायटी को लगाते हैं तो 5वें साल से आपको कमर्शियल यील्ड मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जिसका लाभ हमें 5वें साल से मिलना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले आते हैं शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में, कैनोपी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं। ये जो है हमारा ये मीडियम टर्म स्ट्रेटजी का एक्सपेरिमेंट है। शॉर्ट टर्म वाले में हम ये करते हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे, कोई भी पेड़ है जो लगभग मिडिल एज ग्रुप का है, यानी कि 30-35 साल का है और अच्छा फल दे रहा है, और हम ये चाहते हैं कि फ्यूचर में भी वो ऐसा ही फल देता रहे, बहुत अनप्रोडक्टिव ना हो जाए, क्योंकि एक बार अनप्रोडक्टिव हो गया फिर उसमें तगड़ा रिजुविनेशन करना पड़ेगा। रिजुविनेशन करने के बाद 2 साल का गैप हो जाएगा। इसलिए हम ऑर्चर्ड की प्रोडक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए हर पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं किस पेड़ में बीचों बीच की कौन सी शाखा सबसे ऊपर गई हुई है। बीचों बीच से जो शाखा सबसे ऊपर गई होती है उस एक ब्रांच को उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हटा देते हैं। इसको बोलते हैं सेंटर ओपनिंग। सेंटर ओपनिंग हो जाता है। तो हर पेड़ में हम जाते हैं, 1 या मैक्सिमम 2 ब्रांचेस को हटाते हैं, तीसरी ब्रांच को नहीं हटाना होता है, क्योंकि प्लांट की टेंडेंसी होती है कि अगर हमने इसमें से ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हटा दिया तो फिर से फास्ट वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है टू रीगेन इट्स साइज। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना होता है प्लांट को। 1 या 2 ब्रांच को हटाते हैं जो बीचों बीच में होती है। हर प्लांट का ओरिएंटेशन अलग होता है, इसलिए आपको खुद जाके देखना होता है प्लांट के पास कि कौन सी शाखा इस प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो ब्रांच हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हटाते हैं। अगर यहाँ से निकले तो यहीं से हटाएंगे, यहाँ से नहीं हटाएंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हटा देते हैं। ऐसा कर देने से प्लांट की हाइट कम होती है, इसमें लाइट की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, एयर फ्लो बढ़ता है, हाँ एयर फ्लो बढ़ेगा, लाइट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और हाइट कम होगा, तीनों एक्टिविटीज इसमें हो जाती हैं। तो उसका हमें जो इफेक्ट होता है फर्स्ट ईयर से मिलता है। ये कटिंग का काम हम दिसंबर के महीने में करते हैं, दिसंबर जनवरी, यानी कि विंटर्स के महीने में हम प्रूनिंग का काम करते हैं मैंगो में। विंटर्स के महीने में ये कर देते हैं, तो फिर फरवरी में यानी कि स्प्रिंग सीजन में जब वहाँ पे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो पूरे प्लांट में यूनिफॉर्म फ्लावरिंग होगी
और जून जुलाई के महीने में जब हार्वेस्टिंग होगी फ्रूट्स की तो आपको फ्रूट्स का साइज डिफरेंटली बाकी पेड़ों से अलग दिखेगा, यानी कि ट्री साइज फ्रूट साइज गेन करता है। फ्रूट साइज गेन क्यों करता है? क्योंकि उसको प्रॉपर लाइट मिल रही है, एयर फ्लो मिल रहा है। लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब पूरी डेंस कैनोपी होती है तो केवल ऊपर की कैनोपी, बाहरी लीव्स को तो मिलती लाइट। हम लोगों ने इसकी लाइट को मेजर किया था। डायरेक्ट रेडिएशन एक होता है, एक होता है डिफ्यूज रेडिएशन। तो अंदर डिफ्यूज रेडिएशन बढ़ जाता है। रेडिएशन बढ़ जाना है, हर पत्ती को रेडिएशन मिलना चाहिए, चाहे डायरेक्ट रेडिएशन मिले चाहे डिफ्यूज रेडिएशन मिले, हर पत्ती को रेडिएशन मिलना चाहिए। तो जब हम बीचों बीच से एक या दो शाखा को हटा देते हैं तो बीच में खुल जाता है, एक खिड़की जैसी खुल जाती है, सेंटर ओपनिंग जिसकी हम बात करते हैं, वो खुल जाती है तो लाइट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उसका आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है। हर पेड़ में अगर एक एक दो ब्रांच को हटा दिया तो बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए पूरा बाग आपको प्रोडक्टिव हो जाएगा। लेकिन इसकी भी लिमिट है कि केवल मैक्सिमम 30-35 साल तक पुराने पेड़ों में कर सकते हैं। बहुत पुराने पेड़ों पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें मैक्सिमम ब्रांचेज ऊपर गई होती हैं। 30-35 साल का जो मीडियम एज का आर्चर्ड होता है उसमें ब्रांच हमें मिल जाती है। जहाँ पे ये खड़े हैं ये हमारा है, पूरी तरह से रिजुविनेशन किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर पौधों के पास जाके पास नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे आगे कोई देखो, यहाँ से दिख रहा है सारे पेड़ों की हाइट का करना बन गया है। सब एक ग्रेव कटा हुआ है ना, उसके बाद नई ब्रांचेज निकल रही है। एक हाइट पे कटिंग है, उसके बाद नई ब्रांचेज निकल रही है। तो उन्होंने कटिंग करने के बाद 2 साल तक इसमें कोई फ्रूट नहीं आता है। कटिंग कर दिया सारी ब्रांचेज को, सारी ब्रांचेज कटिंग कर दिया, 2 साल तक, 3rd ईयर से इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। नहीं, इसमें मैं बता रहा हूँ, अभी इसमें भी 2 है। इस काम को हमने किया था 2013 तक। ठीक है, हम इस इंस्टीट्यूट में, मैं अपना पहले परिचय बता दूँ, मैंने पहले एज ए साइंटिस्ट सर्विस ज्वाइन किया था IHR बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर। उसके बाद जब हम यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में आए ईयर 2001 में, तो 2001 से 2013 तक हम यहाँ पे थे। 2001 से 2013 तक हमने हाई डेंसिटी मैंगो का और रिजुविनेशन का एक्सपेरिमेंट किए। उस समय हमारी फाइंडिंग ये थी कि सारे ट्रीज की एक साथ हम कटिंग करते हैं, पूरी ब्रांचेज एक साथ कट कर देते हैं, 2 साल का गैप होता है, 3rd ईयर से फ्रूटिंग फ्लावरिंग आती है। हमारे जाने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिवाइज किया गया। हम फिर 2020 में वापस यहाँ पे आए, 7 साल हम दूसरे इंस्टीट्यूट में थे। तो उसमें बीच में चेंज ये हुआ कि हमारे साथियों ने कहा कि इसमें 2 साल का गैप हो जाता है, ये गैप नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप करें कि फार्मर को हर साल फल मिलता रहे। तो उन्होंने मैंगो रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी को रिवाइज किया। रिवाइज करके क्या किया कि सारी ब्रांचेस को एक साथ ना काट कर, मान लिया कि एक पेड़ में 6 शाखाएं हैं, फर्स्ट ईयर में 2 शाखाओं को काटा, बाकी 4 से फल लिया। ठीक है, सेकेंड ईयर में दूसरी 2 शाखाओं को काटा, केवल 2 से फल लिया, और 3rd ईयर में उन बची हुई दोनों शाखाओं को काट दिया। ठीक है, हुआ ये कि फर्स्ट ईयर में जिन ब्रांचेज में काटा था उसके बगल से साइड ग्रोथ हुई, न्यू कैनोपी डेवलप हुई, यानी कि इसमें गैप अब बहुत कम रह गया, मतलब थोड़ा थोड़ा फल मिलता रहा। फर्स्ट ईयर में भी मिला, क्योंकि जब हमने 6 में से 2 को हटा दिया तो बाकी 4 को लाइट भी मिली, एयर फ्लो भी मिला, उनमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई। सेकेंड ईयर में हमने बाकी 2 को हटा दिया तो केवल 2 ब्रांचेज बची, उनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई, क्योंकि केवल 2 ब्रांचेज को प्लांट का सारा न्यूट्रिशन जा रहा है, बहुत अच्छा हुआ। 3rd ईयर में उनको भी काट दिया, तो रिजल्ट ये हुआ कि जो पहले फर्स्ट ईयर में काटा था उसकी कैनोपी तब तक डेवलप हो रही है। 1 साल का गैप या एक बिना विदाउट गैप उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कंटिन्यू रहती है। इस टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छाइयाँ हैं जो रिवाइज की गई कि फार्मर को गैप नहीं होता है, मिलता रहता है, और कोई पेड़ मरने नहीं पाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में जो रिवाइज टेक्नोलॉजी है, एक ड्रॉबैक भी है कि फार्मर हर साल कटिंग करने का जो होता है, क्योंकि ऑर्चर्ड में कटिंग करना ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, इसके लिए हमें वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है, जिला उद्यान अधिकारी यानी DHO से परमिशन लेनी पड़ती है। जो एक कागजी कार्रवाई वो बढ़ गई है, हर साल उसको परमिशन लेना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि हमें ये करना है। एक हेक्टिक प्रोसेस हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में किसान जब जाता है तो कई बार उलझ जाता है, कभी टाइम पे कोई नहीं मिल रहा है, कोई ऑफिसर नहीं मिल रहा है। तो ये कि दोनों टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी में थी कि पूरा प्रोसेस एक बार में किया, सारी मशीनरी आपने 1 टाइम इन्वेस्ट किया, कटिंग हुई, 2 साल का गैप हुआ, 3rd ईयर से फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं होता था। हम बता रहे हैं 2 साल का गैप हुआ, उसके बाद भी किसानों को कोई नुकसान नहीं होता था। कैसे? नहीं, ऐसा होता है, हम रिजुविनेशन काम उन्हीं ऑर्चर्ड्स में करते हैं जो अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, हम प्रोडक्टिव ऑर्चर्ड्स में करते ही नहीं है। प्रोडक्टिव ऑर्चर्ड्स में सेंटर ओपनिंग करते हैं। जो ऑर्चर्ड अनप्रोडक्टिव हो चुका है, अनप्रोडक्टिविटी की अब क्लासिफिकेशन क्या है, परिभाषा क्या है? जो बाग 3 साल तक लगातार आपको प्रॉफिटेबल ना रहा हो। ठीक है,
कि बागवान भी कहे कि यार छोटे छोटे फल लगते हैं, वो ऊपर लगते हैं, हमें फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, केवल घर पे ही खा लेते हैं। तो आपका इतना बड़ा कमर्शियल बाग है, अगर आपसे फ़ायदा निकाल पा रहे हो और लगातार 3 साल तक की सिचुएशन हो रही है कि आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो वो बाग आपका अनप्रोडक्टिव है। ठीक है। दूसरा ये कि उसकी हाइट बहुत अधिक हो गई हो, अनप्रोडक्टिव हो गया हो, हाइट बहुत अधिक हो गई हो, तो आप ये कहोगे कि बाग हमारा अनप्रोडक्टिव हो गया है, अब इसकी हमें रिजुनेशन करना है। तो जो हमारी पुरानी टेक्निक थी जिसमें पूरा एक साथ प्रूनिंग कर देते थे, तो उसमें किसानों को नुकसान इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले साल में उसको लकड़ी बेच के लाखों रुपए मिल जाते थे। ठीक है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिसमें हम प्रूनिंग करते हैं तो बहुत लकड़ी निकलती है, और लकड़ी बेच के भी अच्छा खासा लाखों रुपए आमदनी होती थी किसानों की फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में किसानों को कोई नुकसान नहीं होता था क्योंकि बीच की खाली जगह को एकदम खेत की तरह इस्तेमाल करते थे। ठीक है। एकदम ओपन एरिया रहता था क्योंकि यहाँ पे केवल ट्रंक रहता था, हल्की फुल्की ब्रांच रहती। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इंटरक्रॉपिंग से आमदनी लेते थे, और थर्ड ईयर से फ्रूट आना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है। कोई नुकसान नहीं था उसमें। उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि उस टेक्निक में हमारी एक साथ कटिंग कर देने से पेड़ों में ट्रंक बोरर एक इंसेक्ट होता है, वो काफ़ी आ जाता था। स्टेम बोरर जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी अटैक होता था, तो कई पेड़ मर जाते थे। किसान अगर लापरवाही करता था तो पेड़ मर जाते थे। ठीक वैसे ही जैसे किसी का अगर कोई सीरियस ऑपरेशन होता है, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, कोई भी सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद क्या होता है, डॉक्टर को कुछ दिन आईसीयू में रखते हैं, धीरे धीरे वो घर जाते हैं, जनरल वार्ड में आते हैं, फिर घर जाते हैं, केयर करते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं। वैसे ही पेड़ों के साथ अगर इस पेड़ों को हमने डीप प्रूनिंग की यानी कि सारी ब्रांचेस की कटिंग कर दी है, अब इसका एक ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद इसको 1 साल तक केयर चाहिए होता है। उस केयर में क्या आता है कि इसको टाइमली हम दिसंबर में कटिंग किया है तो फरवरी में इसको हम सॉइल को फर्टिलाइजर्स दें। अप्रैल मई में जहाँ से भी कटिंग की उसके अगल बगल से न्यू ग्रोथ होती है, वहाँ पे थिनिंग करनी होती है क्योंकि एक जगह से करीब 15-20 कई बार 40-50 सूट्स निकलते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं, बगल से ग्रोथ होती है, इसकी थिनिंग करनी होती है। यानी कि एक ब्रांच पे हमें केवल 3 या 4 शाखाओं को रखना होता है। ट्रंक हो गया, प्राइमरी ब्रांचेज हो गई, फिर हर ब्रांच पे मैक्सिमम 6 शाखाओं को, 6 कल्लों को या 6 सूट्स को हम बढ़ने देते हैं। लेकिन अगर छोड़ देते हैं तो 40 का गुच्छा निकल आता है, उसमें कीड़े आते हैं। ठीक है। जहाँ पे भी ओवर ग्रोथ हो रही है, डेंस हो रहा है, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े आते हैं, तो उसको रोकना होता है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब प्लांट पे अगर कटिंग की है तो आपको टाइमली उसको रिमूवल करना होगा, जहाँ पे भी ओवर ग्रोथ हो रही है उसको काट के हटाना होगा। ट्रंक बोरर आ रहा है तो उसको तुरंत मैनेज करना होगा। लेकिन हमारे ऑर्चर्ड जो बागवान लोग हैं ये कटिंग करके छोड़ देते हैं, इसके बाद कुछ करते नहीं हैं। कुछ नहीं करते हैं, इसका रिजल्ट होता है कि कुछ पौधे मर जाते हैं। यानी कि जब यदि प्लांट का कटिंग हुआ है यानी कि ऑपरेशन हुआ है तो कुछ दिन इसको केयर करना होता है। अगर उस केयर को आप लोग करते हैं या फार्मर्स करते हैं तो पुरानी टेक्निक हमारी बहुत अच्छी है। कटिंग के बाद तीसरे साल से फल मिलेगा, 2 साल में लकड़ी बेच के इंटरक्रॉपिंग से आमदनी हो जाएगी, थर्ड ईयर से पूरे बागों में एक यूनिफॉर्मिटी सी रहेगी। अगर उस काम को नहीं कर सकते हैं तो लगातार 3 साल तक प्रूनिंग करना होगा। 3 साल तक फर्स्ट ईयर में कुछ 33%, सेकेंड ईयर में 33% और थर्ड ईयर में 33% ब्रांचेस का रिमूवल करना होगा। ये करके फेजेज में कर लेंगे। लेकिन उसमें वही समस्या आती है कि हर साल आपको वही काम करना पड़ता है जो पिछले साल किया है। और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि फर्स्ट ईयर में माना कि हमने 2 ब्रांचेस को हटाया, इससे न्यू ग्रोथ हो रही है, सेकेंड ईयर में बाकी 2 ब्रांचेस जब काट के नीचे गिराते हैं कई बार उनको डैमेज करता है। ठीक है, डैमेज करता है, तो डैमेज का समस्या 2 साल तक चलता रहता है। फर्स्ट ईयर में जो भी डेवलप हुआ सेकेंड ईयर में काटा तो उसने डैमेज कर दिया, फिर काटा उसने डैमेज कर दिया। तो ये कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों टेक्नोलॉजी के साथ हैं। लेकिन अब रिवाइज टेक्नोलॉजी में यही कहा जाता है कि हम इसको फेजेज में काटें, अपोजिट डायरेक्शन का काटते हैं। अभी हम बीच बाग में नहीं हो सकते, नहीं तो आपको दिखाते हैं। जैसे कि यही हम लोग ब्रांच हो गए तो फर्स्ट ईयर में जैसे एक ब्रांच इधर की हटा देंगे, एक ब्रांच उधर की हटा देंगे, ठीक है, बैलेंस बना रहे। सेकेंड ईयर में एक ब्रांच उधर की हटा देंगे, एक इधर की हटा देंगे, थर्ड ईयर में इसको और इसको हटा देंगे। कुछ इस तरह से हम लोग पेड़ के पास जाके खुद ही सिलेक्शन करना पड़ता है क्योंकि हर प्लांट का ब्रांच ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इसलिए वहीं पे बैठ के डिसीजन लेना पड़ता है कि फर्स्ट ईयर में किसको हटाएं। हमारा पर्पज ये होता है कि ब्रांचेस का बैलेंस बना रहे। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में इधर के दोनों हटा दिए, सेकेंड ईयर में ये दोनों हटा दिए, तो थर्ड ईयर में इसको हटाने से पहले आंधी तूफान में गिर जाएगा पेड़, क्योंकि लोड होता है ना, तो ये बैलेंस बनाना होता है। तो वही सारा काम इन बागों में किया गया है। रिजुनेशन टेक्नोलॉजी इस संस्थान की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी मानी गई है जो नेशनल लेवल पर फैली हुई है और लगभग सारे स्टेट्स में यहाँ से लोगों ने ट्रेनिंग लेके गए हुए हैं। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जिसको बात करते हैं काफ़ी प्रमोट किया गया है, सबसे ज़्यादा नेशनल लेवल पे यही टेक्नोलॉजी हमारी फैली हुई है। और चलो आगे बढ़ते हैं।
कलेक्शन ऑफ मैंगो जर्म प्लांट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंगो जर्म प्लांट कलेक्शन सेंटर यही है, ठीक है, जहाँ आप खड़े हो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंगो जर्म प्लांट साइट है ये, जीन एक्टिव, जिसको NAGS बोलते हैं, नेशनल एक्टिव जर्म प्लांट साइट, NAGS। मैंगो का लार्जेस्ट CISS लखनऊ में ही है। ये एक GK का क्वेश्चन हो सकता है आपके ICAR के एग्जाम्स में। यहाँ पे हम लोगों ने जो वैराइटीज लगाई हुई हैं, इंडिया की सारी वैराइटीज़ हैं, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। इसके अलावा एग्जोटिक वैराइटीज, जहाँ पे आप खड़े हो एग्जोटिक कलेक्शन है, यानी कि विदेशियों की भी 18 वैराइटीज यहाँ पे हैं। वो 18 वैराइटीज जो इंटरनेशनली काफ़ी रिकॉग्नाइज वैराइटीज़ हैं, चाहे उसमें टॉमी एटकिंस आती है, हेडन आती है, फिलीपींस की फिलिपिनो आती है, कई सारी जो एग्जोटिक वैराइटीज़ हैं सब यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। ये हमारे लिए क्या काम करता है, ब्रीडिंग में, जैसे हम लोग मैंगो ब्रीडिंग करते हैं, एग्जोटिक वैराइटीज़ में कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कलर्ड हैं या उनका शेप बहुत अच्छा है, तो इसको एज ए जीन डोनर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रीडिंग में। प्लस इसकी परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, जो ब्राज़ील की कोई वैरायटी हमारे इंडिया में कितनी अच्छी चल रही है, तो सारी वैराइटीज़ को हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि बेसिकली मैंजीफेरा इंडिका आम इंडियन ओरिजिन का ही फल है, इसलिए कहीं की भी मैंगो वैरायटी हो हमारे इंडिया में बहुत अच्छी चल जाती है। तो यही मुझे दिखाना था कि यहाँ पे कहीं से कुछ, इधर टोटल हमारा यहाँ का टोटल एरिया बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे सिर्फ वैराइटीज़ ही हैं। आपकी बिहार की सारी वैराइटीज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, वेस्ट बंगाल की सारी वैराइटीज़, आपने जिस भी वैरायटी का नाम सुना होगा, सारी वैराइटीज़ हमारे जर्म प्लांट कलेक्शन सेंटर में है। इस समय देखने में कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि सारे पेड़ एक जैसे होते हैं। फ्लावरिंग फ्रूटिंग के सीजन में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। हाँ, जब जैसे मई जून में कोई आता है तो देखता है कि कलर क्या है, कोई लंबी है, कोई गोल है, कोई लाल है, कोई पीली है, उस समय डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था, लेकिन अभी बस आप ब्लॉग को देख लो फिर आगे बढ़ा जाए।